गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी देवी सर। आज बेटा ये थर्ड पार्ट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस 2 क्लासेस में मैंने चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एसी, डीसी इन सबको एक्सप्लेन किया है। देखिए बेटा, यहाँ पर होता क्या है कि ये एक बैटरी है, ये एक सेल है, सिंपल सर्किट सेल है, जिसमें आप देख सकते हो कि बैटरी, जिसको मैंने पूरा खोल के बनाया है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। ये है कंडक्टर, जैसे ये नॉर्मल केस में ऐसा होता है, एक वायर होता है। इस वायर को मैं दिखा रहा हूँ इस फॉर्म में, 3D फॉर्म में, असल में कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूवमेंट कैसे शो करते हैं ये आपको पता चलना चाहिए, और बैटरी कैसे काम करती है उस समय। और इसमें जो बैटरी लगेगा ये प्राइमरी बैटरी लगेगी, याद रखिएगा। मान लीजिए ये कंडक्टर को मैंने उठाकर यहाँ पर रखा, ठीक है। इसमें अभी सर्किट लगी नहीं है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दिया है, मतलब पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक ना। पोटेंशियल इज अप्लाइड और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जैसे कि मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है, तो होगा क्या, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव 10 वोल्ट होगी, तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगी, तब तो डिफरेंस होगी ना पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। बैटरी 10 वोल्ट की, मतलब इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट का होगा। ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे कैसे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हो 20 वोल्ट और यहाँ लिख सकते हो अब 10 वोल्ट। अब ये बैटरी बताइए कितने की है, देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे -20 वोल्ट, यहाँ पे -10 वोल्ट। अभी भी जो ये बैटरी कितनी की है, 10 वोल्ट की है, याद रखिएगा। तो 10 + 0 लिखिए या 20 + -10 लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो ये 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब ये बैटरी इसमें लगी नहीं रहती है तब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हालांकि फ्री होते हैं, हमको मालूम है। जैसे कि अल्युमिनियम ले लीजिए, तो अल्युमिनियम में मालूम है आपके पास 283 मतलब 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे एक कंडक्टर में, अगर अल्युमिनियम का ये वायर हो तो मान लीजिए अगर अल्युमिनियम का वायर है तो होता ये है, मैं तो इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं होता ये है कि एक अल्युमिनियम का मान लीजिए एटम है, और मान लीजिए ये एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग एटम कहते हैं। जब हम लोग रूम टेम्परेचर में किसी अल्युमिनियम मेटल्स को रखते हैं या फॉइल को रखते हैं, तो उसके ऊपर थर्मल, जो हमारा जो रूम टेम्परेचर की जो हीट होती है ना, वो थर्मल एजिटेशन उसे कहते हैं। तो थर्मल हीट के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है, और ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव आयन हो जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकल गया, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये पॉजिटिव आयन हो गया। और ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं जो न्यूट्रल्स होते हैं, जो अभी थर्मल एजिटेशन के कारण हीट, अभी इसके इलेक्ट्रॉन्स अभी निकले नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अभी निकले नहीं हैं। तो इसमें एक कंडक्टर में 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको एटम मिलेगा जिसके इलेक्ट्रॉन अब तक निकली नहीं है, एक ऐसे एटम्स मिलेंगे जो पॉजिटिव आयन्स हैं, और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। तो 3 पार्ट मैंने आपको दिखाया। ये जो एरो देख रहे हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो गोल गोल सर्कल किया है मान लीजिए वो हमारे एटम्स हैं, न्यूट्रल एटम्स, और जो मैंने पॉजिटिव लिखा है वो पॉजिटिव आयन्स हैं। पॉजिटिव आयन्स है जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं तब। और इस टाइप का फिनोमेना हमको देखने को मिलता है जब एक कंडक्टर, एक वायर, जैसे मान लीजिए एक वायर है ना, ये वायर, इस वायर में ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, ठीक है। बट याद रखिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो मूवमेंट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है क्या वो करंट को पैदा करने में सक्षम है? जी नहीं, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। अब क्यों सक्षम नहीं है ये सोचिए। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देखिए उनका जो मूवमेंट है, उनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो क्या, टू एंड फ्रो है, मतलब इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब होता यह है कि जो पॉजिटिव आयन है वो भी मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी मूव करता है। और जब दोनों की वेलोसिटी, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारी वो इधर मूव कर रही है। अब ये इससे क्या करता है, कलीशन करता है। अभी कलीशन का मतलब ये मत समझिए कि ये इसको देखे फिजिकली टच करता है, फिजिकली नहीं। ये है पॉजिटिव आयन, ये है नेगेटिव आयन, इसकी वेलोसिटी इतनी फास्ट है कि जैसे ये मूव करती है इधर, तो ये क्या करती है, इससे टकरा के इधर चली जाती है। ये आ रही थी इधर पर चली गई इधर, तो दोनों की वेलोसिटी लगभग सेम होती है। तो क्या होते हैं, पॉजिटिव भी जिगजैग फैशन में मूव करता है, इधर इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के आयंस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन्स होता है, कलीशंस होता है। आई बात समझ में। तो नेट अल्टीमेट जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करेगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन असल में जा नहीं पाता, वो किसी भी डायरेक्शन में एक अल्टीमेट यूनी डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर पाता। यूनी मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता, जिसके कारण जो इसमें करंट जो होती है वो पैदा नहीं होती। तो इसी याद रखिए, जो कंडक्टर्स हमारे घर में, जो हमारे घर में जितने भी मान लीजिए जंगले भी होते हैं, उसमें लोहे होते हैं, उस लोहे में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट तो करते हैं, उसको टच करने से करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। थर्मल एजिटेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हो जाते हैं, फ्री टू मूव तो हो जाते हैं, बट दे डोंट मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देयरफॉर देयर इज नो करंट प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे करंट नहीं प्रोड्यूस होता। बट जब इसमें हम लोग एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब एक बैटरी अप्लाई करते हैं, जो केस ये रहा आपको। अब एक बैटरी का थोड़ा सा मैं बता दूँ, बैटरी की थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो बैटरी होता है, इस बैटरी में
ये मैं लगा दिया मान लीजिए पॉजिटिव पोल, ये लगा दिया नेगेटिव पोल। जो पॉजिटिव पोल है उसको कैथोड कहते हैं, जो नेगेटिव है उसको एनोड कहते हैं। होता ये है कि जो बैटरी में जो पॉजिटिव पोल होती है उसमें डायरेक्ट एक लगी रहती है, ये जो बैटरी है इसको ड्राई सेल कहिए, आप इसको चाहें तो ड्राई सेल कह सकते हो, या आप इसे चाहें तो लिक लैंच सेल भी कह सकते हो, आप इसे चाहे तो लिक लैंच सेल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यही इस्तेमाल होता है। ये प्राइमरी बैटरी है, कैसा बेटा ये प्राइमरी बैटरी है, याद रखिएगा ये प्राइमरी सेल है। कैसा सेल है? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब एक बार इस्तेमाल करके फिर इसको फेंक देना पड़ेगा, ठीक ना, इसको आप रिचार्जेबल नहीं कर सकते, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक ना। तो होता ये है कि ये जो आपने कार्बन का रड लगाया जो कैथोड का काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा। कैथोड मतलब यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में रेट कैट लिखता हूँ इसको, मतलब रिडक्शन एट कैथोड। याद रखिएगा कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो कैथोड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ कैट लिखा हूँ, तो रेट कैट होती है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक। रिडक्शन एट कैथोड में यहाँ पर लिख दिया रिडक्शन कैथोड पे होता है, याद रखिएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेट कैट बोल दिया मैं आपको समझने की इलेक्ट्रॉन के, ठीक। एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको मैं आयनॉक्स बोलता हूँ। AN फॉर होता है एनोड, याद रखिएगा, और OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब अब इस मेटल शीट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, अब पोटेंशियल लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बताया भी था, ये बैटरी की नेगेटिव पोल, ये बैटरी की पॉजिटिव पोल। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। तो यहाँ पर लो पोटेंशियल है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अब सब के सब ना अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो गया, एक तरफ इधर मूव करेंगे। तभी भी इस समय यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? टकराते हैं, जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? टकराते हैं। याद रखिएगा फिजिकली नहीं टकराते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, फिजिकली नहीं टकराते। फिजिकली मतलब ये दो दूसरे को टच नहीं करते हैं, इनकी वेलोसिटी जो है इतने फास्ट मूवमेंट करते हैं कि ये एक दूसरे से क्या करते हैं? कलीशन करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि यहाँ पर लगा दिया मैंने कार्बन का रड लगा दिया, जिसे कार्बन का रड कहते हैं। इस कार्बन के रड के आसपास में मैं लगाता हूँ कार्बन और मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर ये है, ये कुल मिला के इसे कहते हैं कैथोड कहते हैं। और यहाँ पर जो लगा हुआ है एक पेस्ट लगा हुआ है कार्बन और MnO2 का लगा हुआ है पेस्ट, याद रखिएगा, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर जो लगी हुई है कार्बन प्लस मैंगनीज ऑक्साइड का एक पेस्ट लगा रहेगा। और ये पेस्ट क्यों लगते हैं? ये मिक्सर ऑफ पाउडर कह सकते हो इसको, पैक्ड अराउंड ए कार्बन रड एक्टिंग एज ए कैथोड, ठीक ना। ये मैंने बताया, इसका डिफिनेशन इस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे इसको। ये MnO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर ड्राई सेल में आपको MnO2 मिलेगा। और MnO2 का जो मेन MnO2 होता क्या है? इसे हम लोग कहते हैं डीपोलराइजर, या क्या कहते हैं? डीपोलराइजर कहते हैं इसको, डीपोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर, डीपोलराइजर कहते हैं। डीपोलराइजर का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, ये हर एक ड्राई सेल में आपको याद रखिएगा मिलेगा आपको MnO2, जिसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजर कहते हैं। ड्राई सेल का ही है, लिक्लैंग सेल का ही है, इसमें डीपोलराइजर कोई पूछेगा कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ डीपोलराइजर, ठीक है, आपको दे देगा एग्जाम में, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कुछ भी MnO2, तो आप उसमें कहिएगा डीपोलराइजर। और MnO2 जो होता है याद रखिएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये क्या है इसका काम, सुनिए पर्पस क्या है। तो ये बेटा पहला काम तो ये क्या करता है? प्रिवेंट टू बिल्ड हाइड्रोजन गैस बबल्स इन द प्राइमरी सेल, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि बबल्स को फॉर्म करने से ये क्या करता है? रोकता है। किसके बबल्स के? हाइड्रोजन गैस के बबल्स के फॉर्मेशन होने से ये रोकता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म में क्या है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन, मैं पहले भी कह चुका हूं कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो MnO2 के रहने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो गेनिंग होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन, याद रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी गलती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। तो MnO2 जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और MnO2 को हम लोग डीपोलराइजर भी कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका मेन पर्पस ये होता है। इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करता है बताइए मेरे को? तो इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द सेल। क्या होता है? ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द सेल, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द सेल। जब सेल चलेगी ना हमारी, तब ये जो MnO2 जो है, मैंगनीज ऑक्साइड जो है, वो जो पेस्ट रखा है मैंने कार्बन रड के चारों तरफ, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, ठीक।
ये आपको समझ में आ गया MnO2 का प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम लोग एक ड्राई बैटरी से मिलाते हैं। अब हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये डाल दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं सर? ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है ये भी तो बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसमें वो होता है हमारा, उसमें जो होती है वो होती है एमोनियम क्लोराइड होती है, NH4Cl होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो क्या करता है, हेल्प्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब फ्रॉम कैथोड टू एनोड अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू जब आएगा, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कैथोड जो है MnO2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये NH4Cl क्या करता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ पे पास होने देता है। यहाँ पे जो जगह अभी खाली हो गया है ना बच्चा, जो बचा है ना वो एनोड पोर्शन है। देखिए ये जो ब्लैक पेन और ब्लू पेन के जो जगह यहाँ पर जो बची हुई है ना, उसको एनोड पार्ट कहते हैं, एनोड। और एनोड में क्या है मालूम, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं इस एनोड के पोर्शंस में। जो कौन रखा है यहाँ पर, वो जिंक रखा है। तो जिंक जो होता है ना, ये जिंक है, ये क्या है, ये जिंक का मेटल है, जो आउटर कोटिंग, जो बाहर के जो एकदम बाहर का जो है पार्ट, वो जिंक है। और जिंक जो है यहाँ पर वो क्या करता है, एनोड का काम करता है। एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, याद रखिएगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिससे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी क्या होगा, जब ये स्विच आप यहाँ पे लगा दोगे ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से इस पॉजिटिव पोल में घुस जाएंगे, याद रखिएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस एनोड से निकलता है तो याद रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से इसमें घुस जाएगा। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से घुसता जाएगा तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आएगा जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक ना। जितना इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी से निकलता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से बाहर निकल के इस बैटरी के पॉजिटिव पोल में घुसता है। तो आपको समझ में आ चुकी हुई, एक टाइम आएगा जब जिंक के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, जब पूरा इलेक्ट्रॉन, जब जिंक की इस बैटरी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जब इसमें घुस जाएंगे, और ठीक मान लीजिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी में घुस भी जाएंगे, इस कैथोड में घुस जाएंगे। और कैथोड में घुस के कहाँ रहेंगे बताइए, MnO2 में रहेंगे। मैंगनीज ऑक्साइड जो है या NH4Cl है, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन कभी जिंक तक नहीं पहुँचेगा, याद रखिएगा। यही है प्राइमरी बैटरी की लिमिटेशन, याद रखिएगा। और सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है कि चीजें यहां तक तो रह जाती है, क्या होती है, MnO2 में, NH4Cl में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एब्जॉर्ब करता है ये कैथोड हमारा, वो अपने पास स्टोर तो कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इस बैटरी को हम लोग निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कैथोड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फिर से वापस एनोड में चले जाते हैं। आई बात समझ में? मैं क्या बोला, मैं बोला ये कि मान लीजिए ये बैटरी थी हमारी, ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मान लीजिए एक टाइम आया जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा हमारे, खाली हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया हमारे, खाली हो गया। मान लीजिए ये, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे भर चुके हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए पूरे भर चुके हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरा खाली है। जब आप इसको चार्जिंग कीजिएगा ना, चार्ज बैठाइएगा, जब इसको आप चार्ज बैठाइएगा, जब स्विच में लगाकर इसको जब चार्ज बैठाइएगा ना, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन सब ट्रांसफर हो जाएंगे ये आपके एनोड के पास। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे पूरे चार्जिंग के समय, जब चार्ज कीजिएगा, और ये फिर से कैथोड जो है खाली हो जाएगा, और फिर से आप इसको सर्किट में लगा दीजिए। फिर सर्किट से जब लगेगा तो फिर इस जिंक में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, और फिर से इस पॉजिटिव पोल में घुस जाएंगे। तो ये सेकेंडरी बैटरी वैसे काम करती है, प्राइमरी बैटरी ऐसे नहीं करती। प्राइमरी बैटरी क्या करती है, सिर्फ इस कंडक्टर से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स लेती है, लेने के बाद यहाँ पे अपने स्टोर कर देगी। इस बैटरी के जिंक में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब यहाँ पर चले गए, ठीक है, वो सब यहाँ पे चले गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वापस आ गए। बैटरी के पास जब जिंक के पास इलेक्ट्रॉन खत्म तो बैटरी खत्म, बैटरी को हम लोग फेंक देते हैं। तो इस तरीके से एक बैटरी काम करता है। और जो जिंक होता है वो क्या करता है, हमारा एनोड का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो NH4Cl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से मैं पहले भी कह चुका हूं, इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको बताया। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर होता क्या है, इसके भीतर में ये थोड़ा प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ध्यान से, होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से, ये मान लीजिए पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल से, एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल आपको मालूम है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है हमारा, बताइए, पोटेंशियल जो है वो हाई है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, लो है काफ़ी। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है इधर फ्लो करेगा,
इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो इधर होगी। पर इलेक्ट्रॉन्स क्या इतना इजीली मूव कर जाता है यहाँ से यहाँ? नहीं, बिल्कुल इतना इजीली नहीं मूव करता, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए यहाँ पर आना है, इस पॉजिटिव पोल पे आना है, ये नेगेटिव पोल से निकला इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जब यहाँ आता है तो कभी वो स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो करता, याद रखिएगा। कभी स्ट्रेट पाथ में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी तो हैं जो मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्शन खाना शुरू कर देता है, कलिशन खाना शुरू कर देता है। ये क्या करता है बताइए, दे कलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। जब ये मूव करता है ना, किसी पॉजिटिव आयन से जब कलीड करता है ना, तो ये लूज सम एनर्जी, ये अपना कुछ एनर्जी लॉस कर देता है। वो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाती है, तो फिर से स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद फिर कभी इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तब जाके इधर मोशन। देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचने के लिए उसको कितना जगह रिपल्शन होना पड़ा, कलिशन करना पड़ा, और कलिशन से क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। बट यहाँ पर है हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल। आफ्टर कलिशन के बाद भी इनकी जो स्पीड होती है वो फिर क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे कलिशन करता है, हमको क्या मालूम है, स्पीड डिक्रीज होती है आफ्टर कलिशन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है, कलिशन से होता क्या है, कलिशन से ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और स्पीड भी इनकी डिक्रीज हो जाती है। बट हमको मालूम ये है कि हम यहाँ पर जो पोटेंशियल जो अप्लाई किए हैं, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, स्पीड को अगेन इंक्रीज कर देता है। फिर अगेन कलिशन होता है विद पॉजिटिव आयन के साथ, फिर स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। एक बात थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन करूं इसमें, कि याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ जाता है, वो टाइम को, या जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टक्कर खा के जब यहाँ जाता है, इस टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, किससे, टाउ। इस टी को हम लोग बोलते हैं टाउ बोलते हैं। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ टकराता है ना, तो काफ़ी स्पीड से जाती है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। ये स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पर हमको तो अल्टीमेट ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा, कितना देर लगा, और इस पाथ को हम लोग, ये स्ट्रेट पाथ है, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है भाई। एवरेज जो वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। या आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि 1.21, मैं इसको इंचेस में लिख के बोल रहा हूँ, 1.2 इंच करता है पर मिनट में। मतलब 1 मिनट में जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब ये मत समझिए कि इतना कम डिस्टेंस क्यों कवर करता है, नहीं, इतना कम नहीं है, ये अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस और ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोशंस में करते हैं। तो ये स्पीड अपना समझे कि ये बहुत कम है, ये बहुत फास्ट स्पीड है। ठीक है, इतना कह सकते हो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो सर, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड से, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और जब इलेक्ट्रॉन इतना कलिशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचता है ना, तो इस कलिशन के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस टाइप के वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन से याद रखिएगा, कभी भी डू नॉट मूव इन बल्क, याद रखिएगा। ठीक है, कभी बल्क में मूव नहीं करता। ठीक है, एक साथ नहीं मूव करते, ऐसे करके मूव करते, एक एक करके इस तरीके से मूव करते हैं, और बहुत सारे मूव करते हैं, वो बात अलग है। ठीक ना, तो जो भी हो, मैंने ये बोला आपको कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तब ये जो स्ट्रेट पाथ को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बीच में बहुत सारे कलिशंस होते हैं। उस कलिशंस में जो टाइम लगता है, इस टाइम से ये चार्ज को यहाँ से पहुँचने के, इस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उस टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। यहाँ पर जब रफ्तार से चलता है इसको स्पीड कहते हैं। बट कलिशन के बाद जो कलिशन मतलब एवरेज वेलोसिटी होती है, ये जो यहाँ से यहाँ जाने में जो इसकी वेलोसिटी है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ जाने की जो स्पीड है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं कितने कस के, कितनी फास्ट कलिशन करता होगा, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है और स्पीड भी डिक्रीज हो जाता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है इस पोल से इस पोल में, इसलिए इसकी जो क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा क्या करता है, फिर से एनर्जी गेन करता है और फिर से फास्ट मूव करने लगता है। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, नंबर ऑफ कलिशंस के ऊपर। जितना ज़्यादा कलिशन होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस पैदा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी, होप सो मैंने बताया।
ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिएगा। अब याद रखिएगा जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे, मान लो 30 वोल्ट का है, 40 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का, जितना अप्लाई करोगे उतना स्पीड जल्दी गेन करेगा, उतना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट मूव करेगा, और जितना फास्ट मूव करेगा करंट उतना ज़्यादा पैदा होगा। तो ये जो इतना जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन जब फास्ट मूव करेगा तब उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारी वो भी इंक्रीज होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। तो याद रखिएगा ये हमेशा, तो याद रखिएगा पोटेंशियल इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बताया कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v और d, ऐसे हम लोग लिखते हैं, और ये v मतलब होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या आप कह सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, ये याद रखिएगा। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में इतनी आई होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बैटरी के बारे में बताया, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो करती है इस कंडक्टर में, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो वायर होता है ना, इस वायर के बारे में, कुछ वायर के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको कुछ वायर देता हूँ, वायर जो होते हैं वो असल में गज में नापे जाते हैं, किसमें, गज में। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको वायर दिया हूँ और ये मान लीजिए सब सेम मेटल के वायर हैं, ओके, सेम मेटल के वायर हैं, मैं आपको 14 गज का वायर दिया हूँ, मान लीजिए 12 गज का वायर दिया हूँ, या 10 गज का वायर दिया हूँ, ऐसे दिया हूँ। और क्वेश्चन का प्रश्नकर्ता का सवाल ये है यहाँ पर, बताइए इसमें किस वायर में करंट जो है ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्वायर करेगा करंट, मतलब किस में ज़्यादा होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया 30 एम्पियर करंट, बताइए कौन से वायर में फ्लो करेगा। हालांकि याद रखिएगा 30 एम्पियर करंट, याद रखिएगा हमारी जो इंडियन कैपेसिटी है, इंडिया में जो करंट फ्लो होती है, याद रखिएगा 50 एम्पियर फ्लो होती है, याद रखिएगा 50 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता, और 220 वोल्ट ही लगते हैं हमारे हमारे घरों में, याद रखिए घरेलू पर्पस में, ठीक है। इसमें 50 एम्पियर से बिल्कुल नहीं होता। तो मान लीजिए मैं आपको कुछ रेंज दे दिया हूँ, कुछ वायर दे दिया हूँ, मान लीजिए मैं बोल दिया सबके सब कॉपर वायर है मान लीजिए, और कॉपर वायर में ये 10 गज का वायर है, ये 12 गज का वायर है, ये 14 गज का वायर है। अब ये वायर जो है ये कि लंबाई है कि थिकनेस है, याद रखिएगा थिकनेस है। डायामीटर को हम लोग गज में नापते हैं, याद रखिएगा। तो ये 14 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब बताइए मेरे को कि जो 14 मीटर जो वायर होगा उसमें 13 एम्पीयर फ्लो करेगा कि 12 में करेगा कि 10 में करेगा। तो आपको लगता होगा सर 14 गज तो ज़्यादा चौड़ा होगा, आपको ऐसा लगता है 14 गज, मैं क्या बोला डायामीटर, इसे डायामीटर कहते हैं। तो ये 14 गज मान लीजिए वायर है, ये मान लीजिए हमारा कितना है, ये थोड़ा कम कर दिया मैं, ये मान लीजिए मैं 10, ये वायर 12 ये 14 कर दिया, ये 12 कर दिया, और मान लीजिए मैं 10 गज कर दिया, ऐसा। तो क्या ये मैंने जो बनाया है क्या सही बनाया है, क्या ये 12 गज का है, क्या ये 10 गज का है, नहीं, बिल्कुल गलत बनाया है। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा केस उल्टा होता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये 10 गज का है, ठीक है, ये 10 गज का है, ये 12 गज का है, और ये 14 गज का है। तो यहाँ पर उल्टा होता है, बस याद रखिएगा ये पैरामीटर्स इनके, कि 14 गज बोला इसका मतलब वायर का जो एरिया है वो बहुत ही कम है, ठीक है। 10 गज बोला मतलब वायर का जो एरिया है या डायमीटर जो है इस वायर का, 10 गज का जो वायर बोला मैं, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ये एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेगा, क्योंकि रिपल्सन्स कम होगा। समझ सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पर कलीशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और आयन के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव कर सकता है। तो जितना कम गज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट पैदा होगा। तो याद रखिएगा 10 गज का जो वायर है वो 30 एम्पियर की कैपेसिटी रखता है, ये बात याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा कि थिकनेस, तो थिकनेस ऐसे हमारी देखिए ऐसे इंक्रीज कर रही है, थिकनेस टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम असल में ऐसे थिकनेस हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये बात रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको लगेगा कि ये तो कॉमन सेंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा ये कहानी। तो होप्स मैंने आपको बातें बताया यहाँ पर, ये बातें मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। और एक बात मैं कहूँगा आपको, एक छोटी सी बात, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या होता है जब वो कंडक्टर में फ्लो करता है, क्या पार्टिकल नेचर फ्लो करता है कि वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, सिंपल सी बात है। तो पार्टिकल नेचर होता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पर पार्टिकल नेचर मूव करता है, याद रखिएगा। और ये पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी किसने एक्सप्लेन किया था, याद रखिए, जे थॉमसन ने किया था। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उन्हीं ने बताया था कि पार्टिकल जो होता है वो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। इसी के लिए इनको अवार्ड भी मिला था, नोबेल अवार्ड। इन्हीं के बेटे का नाम था
जेपी थॉमसन, इन्हीं के बेटे का नाम था जेपी थॉमसन, और जेपी थॉमसन नाम था इन्हीं के बेटा का नाम, और इन्हीं के कलीग थे जेपी थॉमसन के, उनका नाम था डाइविशन नाम था, ठीक है, डाइविशन था। ये दोनों ने प्रूफ ये किया था कि मतलब देखिए पिताजी ने यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल नेचर शो करता है, और बेटा ने यहाँ पर कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर शो करता है। कौन सा नेचर? वेव नेचर। अब हालांकि पिताजी या बेटे हैं ये दोनों जो हैं गलत नहीं है, यहाँ पर इन्होंने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो कैसे करता है, और जेपी थॉमसन ने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे शो करते हैं, और अल्टीमेट दोनों का जो रिजल्ट हुआ था वो सेम आया था। डाइविशन ने भी यही किया था, तो दोनों को ही नोबेल अवार्ड मिला था, फिर से इन दोनों को ही मिला था, इन दोनों को। तो यहाँ पर जे थॉमसन भी सही थे, जेपी थॉमसन भी, और डाइविशन भी सही थे। थॉमसन डाइविशन की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, यह है वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी समय याद रखिएगा। अब देखिए तो मैंने क्या कहा, ये पार्टिकल लाइक नेचर शो करता है, ये वेव लाइक नेचर शो करता है, और ये दोनों प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करने वाले थे उनका नाम था डी ब्रोगली नाम था। तो डी ब्रोगली जो थे हमारे, उन्होंने डी ब्रोगली जो थे वो एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। तो इनको भी इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला। तो जो भी है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए कंडक्टर में हमेशा पार्टिकल नेचर शो करता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया मैं आप लोगों को। इस तरीके से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, और जो होप्स हो आप लोग को ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। एक बैटरी कैसे वर्क करता है, एक कंडक्टर कैसे वर्क करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है, कितनी मोशन है उसकी, किस तरीके से प्रॉपर्टी ये शो होती है, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। रेड कैट का मतलब क्या होता है, एनॉक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कैसे करता है, MnO2 ड्राई सेल, डिक्लाइन सेल, सबकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया। होप सो बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहें। मैं अभी सेकेंड पार्ट जो इस पार्ट फोर्थ जो अपलोड करूँगा उसमें ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। होप सो क्लास 10 के लिए, फिजिक्स के ओलंपियाड के बच्चों के लिए क्लास 10 के ये सफिशिएंट है। होप सो, थैंक्स, मेरे साथ बने रहें। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर।